हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। हम लोगों ने सबसे पहले लेसन में तो ये समझा था कि कैसे पृथ्वी केंद्र में आती है और कर्म शनि सबसे आखिरी में, फिर जीवा गुरु, जीव के बाद हमारी देह मंगल, और मंगल के बाद हम पहुंचते हैं कहाँ तक? चंद्रमा, राहु केतु और फिर पृथ्वी तक। ये थे आउटर प्लैनेट्स की सारी कहानियाँ, यानी कि किस तरह से किसी जातक या जातिका का जन्म होता है। इसलिए पार्ट 1 में वो थ्योरी समझाई थी, पार्ट 2 में प्रेगनेंसी समझाई, जिसमें आपको ये समझ में आया होगा कि जिंदगी में जब भी किसी कर्म को एक्टिव होना होगा, जिस तरह से संतान को हमने देखा था प्रेगनेंसी में, वैसे ही जब कभी भी आपके जिंदगी में किसी कर्म को एक्टिव होना होगा तो उन पर्टिकुलर हाउस या उन हाउस लॉर्ड्स के ऊपर आपके गुरु और आपके शनि, इन दोनों की दृष्टियां कहीं ना कोई काम अवश्य कराएंगी। आज जो है हम चर्चा करेंगे हमारे दैनिक दिनचर्या से कैसे हम कुंडली के अंदर की चीजों को समझ सकते हैं। अब जो आज बात होगी वो होगी सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र को लेकर, कि आखिरकार ये जो ग्रह हैं वो क्या बताते हैं हमें किसी भी कुंडली के अंदर। तो सबसे पहले तो हम लाइफ स्टाइल को रीड करते हैं और इसके बाद फिर ग्रहों के ऊपर आएंगे। हम सुबह उठते हैं, ठीक है, तो पहला शब्द हम ले लेते हैं सुबह। अब यहाँ पे पहली बात यह आती है कि जो आपकी सुबह हो रही है या शाम हो रही है, ये कैसे पता चले? अगर आपके पास घड़ी ना हो तो आपका जागना, आपका सोना, ये सब किसके ऊपर निर्भर कर रहा है? ये सब कुछ निर्भर कर रहा है सूर्य उदय और सूर्य अस्त पर। तो कहीं ना कहीं एक प्राइम इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाते हैं, वो होते हैं सन। जिस दिन सूर्योदय देर से होता है वहां पे लोग थोड़ा देर से उठते हैं, होता है ठंड में यही। और जब गर्मी में सूर्योदय जल्दी होता है तो मनुष्य ही क्या, कोई भी जीव जंतु जो कि सुबह यानी कि दिन में काम करने वाले जितने भी जीव जंतु हैं वो आपको सूर्य उदय होने पर जागते हुए नजर आते हैं। उनकी आंखों पे वो रोशनियां, उनके मस्तिष्क पे वो प्रभाव, वो सब कुछ हमें सूर्य से नजर आता है। जो जीव रात को जागते हैं उनके लिए सूर्य का ढलना और चंद्र का निकलना इंपॉर्टेंट होता है। तो पहले फैक्टर जो है वो है हमारी सुबह होना, ठीक, जिसके लिए हमें चाहिए सूर्य। इसके बाद दूसरी चीज आएगी कि अब सुबह हो भी गई, तो सुबह होने के बाद हम क्या करेंगे और क्या ना करेंगे। अब एक छोटे से बच्चे ने जन्म लिया, ठीक है, बच्चा अभी मान लीजिए पेट में था और एक दिन जस्ट बर्थडे यानी कि जन्म हुआ, उसके अगले दिन वो बच्चा जो है वो आपके सामने है। अब वो बच्चा कोई बिस्तर से उठ के तो जाएगा नहीं, उन्हें तो सोते रहना है, ठीक है। अब वहां पे सोते रहना है तो इसका मतलब कुछ समय तक, जब तक कि हम आंखों को देखते हैं कि बंद है, सूर्य का प्रकाश नहीं है, वहां पे बच्चे के अंदर कहीं ना कहीं एक फैक्टर सूर्य की तरह खुद में काम कर रहा होता है, ठीक है। वहां पे ऐसा तो नहीं हो रहा कि वो किसी सुबह और शाम के मोहताज हैं, ठीक है। वहां पे कुछ समय तक के लिए, एक पर्टिकुलर सर्टेन एज तक के लिए जो बच्चे हैं उनका सोना जागना सब कुछ एक अलग फ्रैक्शन में चल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं सूर्य और चंद्रमा एक इंटरनल फैक्टर के तौर पे बच्चों के अंदर काम करते रहेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे वो बढ़ेंगे वैसे वैसे उनको समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा, और वहां से जाकर सूर्य का जो फैक्टर है वो और प्रबल होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो आप ये मान के चल सकते हैं कि यदि कोई भी शिशु जन्म लेते हैं तो वहां पे हम उन्हें तकरीबन तकरीबन 2-2.5 साल तक के लिए वो कभी भी सो रहे हैं कभी भी जाग रहे वाले सिस्टम में रख सकते हैं। उसके बाद कहीं ना कहीं एक चेतना खुद से जागती है, तो ये कनेक्ट करते हैं सूर्य से। इसके बाद अगली चीज होती है वो होती है मन, क्योंकि बच्चों का मन करेगा तो उठेंगे, सुबह स्कूल है, मन नहीं कर रहा है सो जाए। तो अगली चीज जो आती है वो आती है आपके लिए मून। ये मून दो तरीके से काम करेगा, एक तो ये आपके लिए मन है और एक यही आपके लिए रात्रि बनेगा, ठीक है। यही मन है और यही रात्रि है, इसको नहीं भूल सकते। चंद्रमा, चंद्रमा ने भी बोल दिया कि ठीक है उठ जाते हैं। अब चंद्रमा ने बोल दिया उठ जाते हैं तो फिर अगला सिग्नल किसके पास जाएगा? अगला सिग्नल जाएगा बुध के पास, बुद्धि के पास, ठीक है। तो यहां पर आपके पास जो तीसरा प्लेनेट आता है वो हो जाता है मर्क्यूरी, बुध। अब मर्क्यूरी ने सिग्नल ले लिया, यानी कि दिमाग ने अपना एक्टिविटी स्टार्ट कर दी। यहाँ तक तो आप अंगड़ाई लेते रहते हैं, ठीक है, आपकी उबासियाँ चल रही होती हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो एनर्जाइज कर रहे होते हैं, ठीक। इसके बाद जो बुद्धि है वो चलनी शुरू होती है और जो भी दैनिक दिनचर्या है वो चलना शुरू होती है। सूर्य से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध, बुध के बाद आगे जाके दो चीजें फंसेंगी। क्या? बुद्धि अब आगे जाके किसको देखेगी?
जब हमने उस डायग्राम को बनाया था तो वो हो रहे थे वीनस की तरफ, शुक्र की तरफ। ठीक है, अब जब ये शुक्र की तरफ बुद्धि चलेगी तो यहाँ पे इन दोनों को डिफरेंशिएट कौन करेगा? क्यों? क्योंकि देखिए, सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन है और बुध बुद्धि है। शुक्र जो है वो भोग और विलास है। भोग और विलास को करना है या नहीं करना, भोग और विलास को करना है या नहीं करना, इसका फैसला कैसे होगा? बुध से या चंद्रमा से? तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में एक फैक्टर और आएगा जिसे कहते हैं चाहत या डिजायर। चाहत या डिजायर। यहां पे हम जब उस डायग्राम को बनाते हैं तो हम देखते हैं कि शुक्र, हमारा सोलर सिस्टम कैसा था? सूर्य, सूर्य के बाद बुध, बुध के बाद शुक्र। तो शुक्र के बाद हमें क्या मिलेगा? चंद्रमा मिलेगा, और चंद्रमा के बाद पृथ्वी, और चंद्रमा के जो सर्कल था उसके अंदर क्या थे? राहु और केतु। अगर डायग्राम आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, सोलर सिस्टम को याद रखना है। हमने यहाँ पे सन को रखा था, सन के बाद हमने कहा था एक छोटा सा होता है मरक्यूरी, मरक्यूरी के बाद एक बड़ा सा होता है वीनस, वीनस के बाद यहाँ पे आपकी आ जाती है पृथ्वी। तो पृथ्वी के चारों तरफ घूमते हुए आपको मिल जाते हैं चंद्रमा, और उसके चारों तरफ आपको मिलते हैं राहु केतु। तो ये जो फॉर्मेशन है, इस फॉर्मेशन में हमारे को एक फैक्टर समझ में आता है कि इंटरनल प्लैनेट्स जो हैं उनकी बहुत बड़ा रोल है किसी भी कुंडली के अंदर। ठीक है, मंगल के रोल को आप समझ पाए थे। मंगल का काम था आपको एक देह प्रदान करना, एक शरीर प्रदान करना, शरीर एक तरीके से अपने आप में आइडेंटिटी प्रदान करना। ठीक है, जबकि सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इनका जो प्रभाव है, इसमें से अगर मैं शुक्र को हटा भी दूं तो सूर्य, चंद्रमा और बुध ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुंडली के अंदर। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति की जिंदगी के अंदर शरीर तो है लेकिन वो शरीर उठ नहीं पा रहा। कई सारे लोग ऐसे हैं जो कि बेड रिडन है, पैरालिसिस में है, सब कुछ है, तो वहां पे जीव भी है, ठीक है, देह भी है, और वो जीवित है तो आत्मा भी है। लेकिन हो क्या रहा है वहां पे? कहीं ना कहीं या तो सूर्य इतनी ऊर्जा नहीं प्रदान कर पा रहे कि वो शरीर उठ सके। इसलिए मैंने सबसे छोटे बच्चों का एग्जाम्पल लेना सही समझा, क्योंकि आप देखना जब शिशु होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो शरीर तो है लेकिन वहां पे शरीर में उस तरह की ऊर्जा नहीं है कि वो खुद से उठ के एकदम से चलने लगे। हाथ पैर जरूर मारेंगे, चलना नहीं सीखा इसलिए नहीं चल रहे होते, ये भी आप कह सकते हो, लेकिन वो अपने आप को उस समय नहीं उठा सकते। तो कहीं ना कहीं पर ये जो पर्टिकुलर प्लैनेट्स हैं इनका एक बहुत मेजर रोल है ये डिसाइड करने में कि क्या जो आपके पास एक शरीर है वो शरीर चल सकेगा या नहीं चल सकेगा। अगर सूर्य पीड़ित होता हो, तो ये जो सुबह आने वाली आपके पास ऊर्जा है ये कमजोर पड़ जाएगी। अगर आपको सुबह ऊर्जा ही कमजोरी से साथ मिलेगी तो आपका दिन कैसा जाएगा? कमजोर सा जाएगा। इसीलिए ज्यादातर जो बहुत बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि रहे हैं उन्होंने कहा है हमेशा सूर्योदय के पहले उठें और सूर्य की पूजा या सूर्य का नमस्कार करें। होता क्या है, जब हम रात से सुबह की तरफ मूव करते हैं, यहाँ पे ये जो चंद्रमा है ये शीतलता को दर्शाते हैं। यहाँ से जब हम सूर्य की तरफ, गर्मी तेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं, तो उस समय जब आप सूर्य नमस्कार या ऐसे एक्सरसाइजेस को करते हैं तो बॉडी के अंदर एक हीट डेवलप होती है। ठीक है, अब कुछ लोग इन चीज़ों को छोड़ चुके हैं, वो लोग नए तौर तरीके अपनाते हैं, जॉगिंग करते हैं, ये सब कुछ करते हैं, सुबह ही करते हैं ना, वो इसीलिए करते हैं। क्यों? क्योंकि जो आपकी रात की प्रवृत्ति थी, शीतलता थी, उसको आप किस में कन्वर्ट कर रहे हो? हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो। हीट एनर्जी अगर आपके बॉडी में नहीं आएगी तो आपके बॉडी को एनर्जाइज नहीं किया जा सकता। इसीलिए किसी भी तरीके से व्यायाम आप जो सुबह करते हो वो आप क्या करते हो? बॉडी को एनर्जाइज करते हो, यानी कि सूर्य को एनर्जाइज करते हो। ये पहला कंसेप्ट है। दूसरा कि ये तो मन का काम है, यहां से गया इसके पास सिग्नल कि भाई उठना है और आप उठे। अब उठना है या सोना है ये आपके मन पर निर्भर करेगा। चंद्रमा अगर बलवान है, चंद्रमा यदि बलवान है तो हम कह सकते हैं कि व्यक्ति की जो एक शक्ति है, आत्मशक्ति, वो अपने आप में बलवान होगी। अगर किसी कुंडली में मान लीजिए सूर्य बलवान है, ठीक है, लेकिन चंद्रमा कमजोर पड़ जाए, सूर्य बलवान है लेकिन चंद्रमा कमजोर पड़ जाए, तो अंदर से इच्छा शक्ति नहीं है। यहाँ पे हो रहा है कि सुबह हो गई, दोपहर होने आ गई, सूरज ऊपर निकल गए, नहीं उठना है तो नहीं उठना है, यानी कि कहीं ना कहीं अगर मन कमजोर पड़ गया तो फिर भी काम नहीं होगा। इसीलिए ये दोनों अपने अपने तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इसमें ऊर्जा नहीं है तो फिर आपके शरीर को खड़ा नहीं किया जा सकता। अगर इसमें ऊर्जा नहीं है तो फिर आप किसी काम को करने के लिए अंदर से तैयार नहीं होंगे। यहीं पर इसे हम कहते हैं मस्तिष्क, माइंड। चंद्रमा को जब आप रीड करते हैं ना कि वो मन और मस्तिष्क दोनों को लेके चलते हैं,
वहां पे ये ब्रेन का टर्म नहीं यूज करते। ब्रेन वाला सारा क्या, बुद्धि का सारा काम किसके ऊपर है, बुद्धि के ऊपर है। यहाँ पे क्या कहा जाता है, मन और मस्तिष्क। तो जो मन है वो यही है कि चीजें को करना है कि नहीं करना, उसकी मजबूती होना बहुत जरूरी है। और जब वो मजबूत होगा तो मस्तिष्क अपने आप मजबूत हो जाता है। फिर यहां से जो सिग्नल जाएगा वो किसके पास जाएगा, बुद्धि के पास जाएगा। मन ने ठान लिया कि मुझे करना है, ठीक है। अब सही है या गलत है का निर्णय कौन करेगा, तो सही और गलत का निर्णय करने के लिए वो चीज कहाँ जाएगी, बुद्धि के पास जाएगी, ब्रेन के पास जाएगी। अगर ब्रेन ने कहा कि हाँ सही है तो फिर ओके, ब्रेन ने कहा कि गलत है तो फिर फेल्योर। अब सवाल ये उठता है कि ब्रेन डिसाइड कैसे करेगा, बुद्ध कैसे डिसाइड करेगा कि कोई भी चीज सही है या गलत है। तो यहां पर एक फैक्टर काम करता है जो कि इन दोनों के बीच में एक लिंकिंग फैक्टर होगा। और इन दोनों के बीच में आपने अगर डायग्राम को ध्यान से देखा तो क्या फैक्टर बन के आएंगे, दो ही फैक्टर आ सकते हैं, आइदर राहु या फिर केतु, ठीक है। तो होता क्या है कि सूर्य अपनी तरफ से एक ऊर्जा देता है, वो ऊर्जा कैसे देता है वो नहीं सिखा सकता क्योंकि वो कुंडली में एक अलग ही फैक्टर हो जाता है। सूर्य अपनी तरफ से एक ऊर्जा देता है, सूर्य की ऊर्जा को आपके चंद्रमा तक पहुंचना होता है, और चंद्रमा जब उस ऊर्जा को उठ के बुध तक पहुंचाते हैं तो बुध आगे शुक्र की तरफ बढ़ते हैं। शुक्र सिर्फ वैभव और भोग नहीं है, शुक्र अपने आप में एक मेडिसिन है, शुक्राचार्य अपने आप में एक दवाइयों के जानकार है। तो यहां तक पहुंचने के बाद राहु और केतु के बीच का एक डिसीजन शुरू होता है कि ये जो भोग है इसे करना है, इसे करने के लिए मन तैयार है या नहीं। अगर चंद्रमा यानी कि मन तैयार है तो फिर आप उस चीज की तरफ चाहत से आगे बढ़ोगे, और यदि केतु ने आके रोक दिया यानी कि मन के ऊपर केतु का प्रभाव पड़ गया तो आप भोग की तरफ नहीं जाओगे, ठीक है। तो एक्चुअल कॉम्बिनेशंस जो आपको समझने होंगे वो यहां कहीं पे घूम रहे होंगे। ये वो हिस्सा है जिससे आपका मस्तिष्क, आपकी आत्मा, आपका सोचने का ढंग चल रहा होगा। शनि, मंगल या गुरु के ऊपर पड़ने वाले प्रभाव हमारे शरीर, हमारे कर्म और हमारे जीव के ऊपर के प्रभाव माने जाते हैं, लेकिन यह हमारी आत्मा का प्रभाव है, यह हमारे मन का प्रभाव है, यह हमारे बुद्धि का प्रभाव है, और यह हमारे भोग का प्रभाव है। इनके बीच का जो रिलेशन है वो किसी भी चार्ट में इस बात को श्योर करेगा, इंश्योर करेगा कि शरीर कितना हष्ट पुष्ट रह सकता है। अगर ये सिस्टम डिस्टर्ब हो गया, ये सिस्टम डिस्टर्ब हो गया तो मेडिकल साइंस के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। क्योंकि देखिए, मंगल पीड़ित हुए, किसी का शरीर का हाथ कटा, किसी का पैर कटा, ठीक है, लेकिन अगर किसी का नर्वस सिस्टम बैठ गया, अगर किसी व्यक्ति का नर्वस सिस्टम बैठ गया, बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया, रात हो रही है, दिन हो रहे हैं, मन तो सब कुछ कर रहा है लेकिन बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया, बुद्धि ने काम करना छोड़ दिया, तो वो सिग्नल प्रोसेस नहीं हो रहा, पागलपन के दौरे पड़ने लग जाएंगे। कुछ समझ ही नहीं आ रही कि दिन को दिन समझना है कि रात को रात करना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि बुध के साथ साथ चंद्रमा भी पीड़ित हो जाए, ये दोनों एक साथ अगर पीड़ित हो जाए तो ये बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मन में भी भय है और बुद्धि में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, मन में भी भय है और बुद्धि में भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। या क्या हो सकता है, चंद्रमा मंगल से पीड़ित हो सकता है, चंद्रमा शनि से पीड़ित हो सकते हैं। राहु और केतु चार ही ग्रह होते हैं जो बेसिकली पीड़ित कर सकते हो। तो एक है शनि, एक है मंगल, और बाकी दो बचे हुए राहु केतु। अगर इन्होंने पीड़ित करना शुरू कर दिया तो ऐसे स्थिति में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर पॉजिटिव साइड रहा तो यहाँ भी कर्मा है और यहाँ पे बुद्धि से कर्मा है। अगर नेगेटिव साइड आया बीमारी का तो मन में भी बीमारी और दिमाग में भी बीमारी। इस तरीके से इन प्लैनेट्स का पीड़ित होना कहीं ना कहीं कुंडली में व्यक्ति की जो जिंदगी है उसको प्रभावित कर देता है। सूर्य पीड़ित हो जाए तो जो सोर्स आ रहा है, जो सनलाइट आ रही है वो कम हो गई। अब सनलाइट कम हो गई तो आपके अंदर क्या हुआ, आपके अंदर का जो पोटेंशियल कैपेसिटी है वो रिड्यूस हो गया। कहते हैं ना, विटामिन डी जो दिखता नहीं है बट सूर्य से मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं कमी आने लगेगी। इसी तरीके से चंद्रमा, अब चंद्रमा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। देखिए, यहाँ से सुबह हुई, ये काम करने शुरू किया, इन्होंने सारे काम किए, जो भी फैसले लेने थे, हाँ या नहीं, मिठाई सामने रखी थी, मक्खी बैठी कि नहीं, जो भी फैसले करने थे वो कर दिए, और फैसला होने के बाद भोग हो गया। अब सूर्य अगर अस्त नहीं होगा तो क्या होगा, सूर्य यदि अस्त ना हो तो फिर हमारा जो नींद आने का सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। सूर्य अस्त होने के बाद और चंद्रमा के निकलने के बाद हमारे अंदर उस तरीके के हॉर्मोन्स कह लीजिए या उस तरीके से सारा सर्कुलेशन होता है, लेफ्ट साइड राइट साइड ऑफ द बॉडीज, ये सारे सर्कुलेशन इस तरीके से होते हैं जो कि हमारे अंदर नींद के फैक्टर्स को क्रिएट करेंगे। अगर हमारे को अच्छे से नींद आएगी तो हमारी जो बॉडी सूर्य की वजह से एक अपने एनर्जी को डाउन कर रही थी, नींद आने पे उसी बॉडी को अगले दिन के लिए चार्ज कौन करते हैं, तो चंद्रमा करते हैं। अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि रात की नींद उड़ गई। क्यों? क्योंकि उस कंडीशन में जिसका चंद्रमा डिस्टर्ब हो वो व्यक्ति आसानी से सो नहीं पाते। खासकर आपको मिलेगा जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा छठे घर में, आठवें घर में,
12वें घर में हो और कुछ हद तक तीसरे भाव में भी अगर बैठे हो, 3, 6, 8 और 12वें भाव में अगर चंद्रमा बैठे हो, तो ऐसे लोगों को इतनी आसानी से जो एक बोलना चाहिए साउंड स्लीप होना चाहिए ना, जो वो नींद नहीं आ पाती, क्योंकि वहां पे चंद्रमा कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाती है। इसी तरीके से इन दोनों के इंपॉर्टेंस के बाद आती है बात मर्क्यूरी की। मर्क्यूरी यदि अकेले बैठे हों तो खाली दिमाग भी कुछ कर सकता है, अगर वो किसी के साथ बैठे हों तो परिस्थिति कुछ और होगी। और हमेशा ध्यान रखिएगा, चलने का सीक्वेंस ऐसा ही रहेगा कि सूर्य, बुध और शुक्र के बीच में ही चलेंगे, आत्मा, बुद्धि और भोग के बीच में ही चलेगी। ये एक सर्कल हमेशा रहता है। बाकी के ग्रह कहीं पे भी जा सकते हैं कुंडली के अंदर, लेकिन आपको जो मेजर साइकिल्स दिखेंगे उसके अंदर सूर्य, बुध और शुक्र के बीच की दूरी बहुत ज्यादा से ज्यादा, सूर्य और बुध की जो दूरी होती है, एक राशि आगे एक राशि पीछे चल रही होती है। यानी कि आत्मा को ठीक ठाक रखने के लिए हमेशा हमारे को बुध आगे पीछे ही चाहिए होता है। ठीक। दूसरा, जो सूर्य है और शुक्र के बीच की जो दूरी होगी वो भी बहुत ज्यादा से ज्यादा आपको 3 घर आगे पीछे दिखेगी, 3 घर आगे पीछे, क्योंकि यहाँ पे आत्मा को भी कहीं ना कहीं एक भोग कह लीजिए या एक तरीके से दवाई, औषधि चाहिए ही चाहिए। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये हमेशा आप कुंडली के अंदर उठा के देखेंगे तो आपको दिखाई देने लगेगा कि सूर्य से शुक्र या तो साथ में होते हैं या एक घर आगे पीछे या उससे भी एक घर आगे पीछे, यानी सूर्य जहां बैठे हैं उससे 2 घर पीछे तक आपको शुक्र या आगे तक मिल जाया करते हैं। जबकि बुध जो होंगे वो या तो सूर्य के साथ चल रहे होंगे एक घर पीछे या एक घर आगे। अगर बुध सूर्य से एक घर पीछे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि बुद्धि जो है वो आत्मा की तरफ बढ़ रही है, और ऐसे में व्यक्ति थोड़ा सा स्लो थिंकर होता है लेकिन बहुत डीप थिंकिंग वाला व्यक्ति निकलता है। अगर बुध जो है वो सूर्य से आगे मिल जाए तो बुद्धि जो है वो आत्मा से भी आगे चल रही है, यानी कि प्रकाश सूर्य का है, सूर्य के प्रकाश आगे तक फैला हुआ है, दिमाग उस तरफ जा रहा है। आत्मा का प्रकाश आगे तक फैला हुआ है और दिमाग उस तरफ जा रहा है। जबकि दूसरा केस क्या है, अगर कुंडली में बुध सूर्य के पीछे बैठे हैं तो धीरे धीरे करके आपकी बुद्धि एक प्रकाश की तरफ जा रही है। ठीक है। और यदि सूर्य से बुध आगे बैठे हुए होते हैं तो वो सूर्य के प्रकाश को लेकर आगे चले जा रहे हैं। फिर ऐसे लोगों में प्रॉब्लम क्या होती है, आगे जाके अगर बुध निकलने की कोशिश करेंगे तो अंधकार में फंस जाएंगे। ऐसी स्थिति में बुध वक्री होते हैं और फिर पीछे आते हैं सूर्य की तरफ, क्योंकि बुद्धि अंधकार में काम नहीं कर सकती। बिना किसी डेटा के मरकरी बुध क्या काम कर लेगा, कुछ भी नहीं कर सकता। इसीलिए कहीं ना कहीं सूर्य की रोशनी वो क्या दर्शाती है, एक तरफ होता है अंधेरा और एक तरफ होता है उजाला। अंधेरे और उजाले के बीच में, इन 2 डेटास के बीच को जो डिफरेंशिएट करती है वो होती है बुद्धि। राइट एंड रॉन्ग क्या है, ठीक है, उजाला या अंधेरा। ठीक। और अगर ये इससे आगे निकलने की कोशिश कर जाए तो भी वापस वक्री होकर पीछे लौट के आ जाएगी। जबकि बुध सूर्य के पीछे चल रहे हों तो वहां पे सूर्य का प्रकाश, आत्मा का प्रकाश व्यक्ति के बुद्धि के ऊपर अपना असर दिखा रहा होता है और बुद्धि धीरे धीरे एक पॉजिटिव वे में आत्मा को फॉलो करते हुए बढ़ रही होती है। ये जो कंसेप्ट आज आपको मैंने दिया है, इन कंसेप्ट को आप धीरे धीरे कुंडली के ऊपर अप्लाई करके देखिएगा। चंद्रमा का पीड़ित होने के लिए ये 4 ग्रह होंगे। अगर ये पीड़ित हो जाए और गलत डिसीजन लेने लगे तो भोग विलास गलत होंगे, और अगर यही पॉजिटिव वे में काम करने लग जाए, लिमिटेड हो जाए स्ट्रेंथ वाइज, तब जाके ये एक तरीके से औषधि का भी काम करने लगेंगे। धन्यवाद।